Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल से। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूँ। वो जनरली एक्चुअल में वो कॉमन टॉपिक है जो आपके एसिड एंड बेसिस चैप्टर में भी कई बार पूछ लिया जाता है और कई बार वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पूछ लिया जाता है। तो मैं वो कॉमन टॉपिक क्या है तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्वा रीजिया एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एसिड्स का मिक्सचर होता है। एक्वा रीजिया एक स्पेशल टाइप्स का एसिड्स का मिक्सचर होता है जो कि लेस रिएक्टिव मेटल को भी अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है। यानी जनरली कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं, मतलब अगर हमारे पास कोई नॉर्मल एसिड है और हाईली रिएक्टिव भी है तो भी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिसॉल्व नहीं करा पाते। लेकिन ये एक्वा रीजिया एक ऐसा एसिड्स का सॉल्यूशन होता है, ऐसा स्पेशल सॉल्यूशन होता है जो कि क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनको भी डिसॉल्व करा लेता है अपने अंदर, इनको भी डिसॉल्व करा लेता है। तो एक स्पेशल टाइप का एक एसिड का मिक्सचर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड। हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कोल्ड रॉयल वाटर। इस एक्वा रीजिया को एक और नाम दिया जाता है रॉयल वाटर। ठीक है, तो ये एक तरीके का रॉयल वाटर होता है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड रॉयल वाटर विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and which is made up of hydrochloric acid and nitric acid taken in the ratio of 3:1, यानी एक्चुअल में एक्वा रीजिया एक स्पेशल तरीके का एसिडिक मिक्सचर होता है जिसको रॉयल वाटर बोला जाता है। और वो किससे मिलकर बनता है, वो किन एसिड से मिलकर बनता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के मिक्स करने से बनता है। और कितने रेशियो में इनका रेशियो फिक्स होता है, तो इनका रेशियो होता है 3:1। यानी जब इनको 3:1 के रेशियो में आपस में मिक्स कराया जाता है तो एक नया सॉल्यूशन फॉर्म होके आता है और जिसको क्या बोला जाता है, एक्वा रीजिया। अभी जो एक्वा रीजिया है ये रॉयल वाटर कहलाता है और इट हैज़ एबिलिटी टू डिसॉल्व गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इसके अंदर एबिलिटी होती है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को डिसॉल्व कराने की। ठीक है, टू मेक दैम डिसॉल्व। ठीक है, इट हैव एबिलिटी टू मेक दैम डिसॉल्व, उनको डिसॉल्व कराने की एबिलिटी होती है, उसको क्या बोला जाता है, एक्वा रीजिया बोला जाता है। ये एसिड चैप्टर में भी कई बार पूछा जाता है और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दो में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट इसकी बहुत ज़्यादा समरी में अगर मैं बताऊं तो जनरली अभी तो बहुत एडवांस हो गए हैं, हम लोग आप लोगों को भी पढ़ा देते हैं और जनरली कहें तो आप लोग सब कुछ, अब तो सबको सब कुछ पता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले गलियों में घूमते थे लोग कि अपने सोने चांदी का सामान साफ़ करा लो, बर्तन साफ़ करा लो। जब बर्तन साफ़ करा लो, हाँ जी हमारे पीतल के बर्तन हैं, आपके पीतल के बर्तन साफ़ कर देंगे, तो वो क्या करते थे, उनके पास एक केमिकल होता था, वो पीतल के बर्तन साफ़ कर देते थे। फिर बात में कहते थे कि अगर आपके यहाँ सोने चांदी का कोई सामान है, यानी कोई है जो जिसको आपको साफ़ कराना चाहते हो, आप उसको चमकवाना चाहते हो, तो आप वो भी हम उसे भी कर देंगे। तो आदमी लालच में उन्हें तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, तो लालच में लो जी इसे भी कर दो। अपने ईयरिंग, लेडीज़ ने क्या किया, अपने ईयरिंग्स उतार के दे दिए, लो कर दो। वो क्या करते थे, उस ईयरिंग्स को एक्वा रीजिया में डाला और एक दो बार ऐसे घुमाया और निकाल दिया, तो हुआ क्या कि सारा गोल्ड लिक्विड फॉर्म में आ गया एक्वा रीजिया में। और वो जो है ना, वो ना के बराबर, यानी जो अमाउंट था वो तो सारा चला गया, अब बस वो केवल परत एक क्या रह गई है, हल्की पतली सी शीट रह गई है, सारा गोल्ड वहाँ चला जाता था। ठीक है, इतना फ्रॉड होता था। तो अब तो लोगों को ज़्यादा पता लग गया एक्वा रीजिया के बारे में, तो ज़्यादा फ्रॉड नहीं होता। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं अब आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में, तो हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास, हम नॉन मेटल की बात करेंगे। तो चलिए पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स होते क्या हैं, तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स से और उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ अपोजिट होती हैं। तो मेटल्स के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर हैविंग द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है वो मेटल होता है। तो इसका रिवर्स अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? दोज सब्सटेंसेस which are having the tendency to gain the electron for completing their outermost shell, and get them outermost shell and being electronegative, being itself, ऐसे लिख लीजिए, being itself electronegative ions are called known metals। मीन्स हमने क्या कहा कि नॉन मेटल्स दो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी वो एलिमेंट्स जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने आउटर मोस्ट को फुलफिल करने की। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो अपने आप को वो क्या बना लेती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। कैसे? यानी नेगेटिव चार्ज ले लेती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल। एग्जाम्पल में बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6 का मतलब इसके आउटर मोस्ट को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाएँ तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाएँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ये क्या बना लेगी? O2 नेगेटिव। और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 8। तो आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब नॉन मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है कि अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है उतना नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करती है। क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो 2 नेगेटिव आ गया। सपोज करते हैं जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 7। इसको अपना ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और अगर अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगा? अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा? F नेगेटिव। 1 नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 2 नेगेटिव क्यों आए? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। तो कोई भी एलिमेंट, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना आउटर मोस्ट यानी अपनी बाहर वाली शेल को कंप्लीट करने की, तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन भी बोला जाता है। जब किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है और इन्हीं को क्या बोला जाता है? नॉन मेटल्स बोला जाता है। क्लियर हो जाती है बात? तो ये तो थी केमिकल प्रोसेस के बेस पर कि किस तरीके से हम नॉन मेटल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नॉन मेटल्स को और ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम 2 तरीके से उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट का मतलब कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं यहाँ लिखूँ तो कैसे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अब सॉलिड में कौन से होते हैं, तो सॉलिड का एग्जांपल आपका हो सकता है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। कार्बन जनरली सॉलिड में स्टेट में पाया जाता है आपका। सल्फर जो एक नॉन मेटल है वो एक सॉलिड स्टेट में होती है। वहीं लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड में एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में होता है, दैट इज़ ब्रोमीन। Br का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, Br इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और गैसेस तो बहुत सारी हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2, N2, F2, Cl2, Br2, ठीक है, Cl2, I2, ये सब क्या है, गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो हमारे नॉन मेटल्स अगर हम फिजिकल स्टेट के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं तो ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरी प्रॉपर्टी आती है नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मीन्स मेटल्स जो थी वो लस्ट्रस थी, शाइनी थी, जब उनको काटा जाता है तो उनकी सरफेस शाइनी होती है। लेकिन क्या होती हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, यानी ये शाइनी नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शनल हर जगह होता है। तो एक्सेप्शनल क्या है वो भी देख लेते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, कार्बन। अब जो कार्बन है, कार्बन तीन फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म होती है कार्बन की डायमंड, यानी डायमंड जो होता है वो कार्बन से मिलकर बनता है। दूसरी फॉर्म होती है ग्रेफाइट जो होता है वो भी कार्बन से मिलकर बनाता है। थर्ड होती है जो हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ। 4th स्टेट होती है इसकी बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट में, और जब कार्बन ये इन तीनों स्टेट में होता है तो इन तीनों स्टेट को एक नया नाम दे दिया जाता है, और वो तीनों स्टेट को नाम क्या देते हैं, एलोट्रॉप्स। दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको क्या बोला जाता है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोला जाता है। क्लियर होती है बात। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं बकमिस्टर फुलरेंस, ग्रेफाइट और डायमंड, कार्बन की ही फॉर्म है, अलग अलग फिजिकल स्टेट, यानी इनका होता है कि इनका केमिकल नेचर। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एलोट्रॉप की डेफिनेशन भी बताता हूँ। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एलोट्रॉप्स की बात करते हैं बच्चों जब हम, तो एलोट्रॉप्स के लिए हम कहते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है those substances which are made up of same type of particles but are having different composition of particles, or arrangement of particles are called allotrops, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कार्बन है, डायमंड भी कार्बन से ही मिलकर बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही मिलकर बना है, और बकमिस्टर फुलरेंस भी कार्बन से ही मिलकर बना है। लेकिन हमने क्या कि वो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स तो सेम है, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सेम है, बट आर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम कहें कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो अरेंज होने हैं, जो पार्टिकल्स आपस में अटैच होने हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और किस तरीके से पार्टिकल्स को जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। कौन सी?
पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है इनके पास? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। हैविंग मैं लिख सकता हूँ दे आर हैविंग, यहाँ लिख लीजिए, एक नोट बना के भी लिख लेंगे, दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो होता क्या है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग होती है, यानी कलर, शेप, साइज सब अलग होता है। आप देखिए डायमंड शाइनी होता है, ग्रेफाइट आपने पेंसिल की लीड में देखा होगा कैसा होता है, और बकमिस्टर फुलरेंस अभी अब हम आगे बात करेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग होती है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? एलोट्रॉप्स। यही डेफिनेशन भी बन जाती है कि दोज substances which are having same chemical properties but different physical properties are known as allotropes to each other। वो एक दूसरे के allotropes कहलाते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस एक दूसरे के क्या है? एलोट्रॉप्स हैं। किसके एलोट्रॉप्स हैं? तो कार्बन के। तो मैं बता रहा था नॉन लस्ट्रस, चमकीली जो मेटल्स होती हैं वो नॉन लस्ट्रस होती हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नॉन लस्ट्रस पर वापस आते हैं। तो नॉन लस्ट्रस का मतलब मेटल्स जनरली नॉन लस्ट्रस होती हैं, नॉन शाइनी नहीं होती हैं। किसको छोड़कर? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्ट कार्बन का कौन सा? डायमंड। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप? डायमंड। एक्सेप्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट कार्बन, और कार्बन में भी कौन सा? डायमंड। एंड आयोडीन। क्यों? बिकॉज दे हैव शाइनी सरफेस। मीन्स सारी की सारी नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होती हैं। किसको छोड़कर? कार्बन को। और कार्बन का कौन सा पार्ट, कौन सा एलोट्रॉप? डायमंड और आयोडीन, ये दोनों शाइनी होते हैं। और इनको छोड़कर सारे के सारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। और एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के ये तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो आती है सॉफ्टनेस का मतलब क्या है कि सॉफ्टनेस आप समझते हैं सॉफ्टनेस से, तो हम कहेंगे कि ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, यानी मैक्सिमम जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, वो सॉफ्ट ही होती है। एक्सेप्ट कौन सा? डायमंड जो है को बोला जाता है डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। डायमंड के लिए क्या बोला जाता है? डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। तो डायमंड ऐसा है जो बहुत हार्ड होता है, अदरवाइज जो दूसरी नॉन मेटल्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाता है। सॉफ्टनेस के बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम डिस्कस करें तो वो हो सकती है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो स्टूडेंट क्या होता है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में? तो ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट वो सारे के सारे हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। थर्मल मीन्स हीट की बात हो रही है। एक्सेप्ट यहाँ भी एक्सेप्शनल है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है? एक्सेप्शनल का मतलब कि थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक्सेप्शनल में कौन है? ग्रेफाइट। कार्बन का जो एलोट्रॉप अभी बताया था ग्रेफाइट, ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सॉरी ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों होता है उसकी बात करते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कह लें, और बल्कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट की जगह हम कहें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? क्योंकि बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी तब पास हो सकती है कि या तो वो लिक्विड फॉर्म में उसमें उसके आयंस मूव करें, द मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो डायमंड जो है कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन डायमंड में तो नहीं होता है, वो गुड कंडक्टर नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? या दूसरे नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं है, तो उसका रीज़न है कि उनमें वहाँ उन नॉन मेटल्स के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके का होता है कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, वैलेंस स्पेस, वैकेंट स्पेस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। लेकिन ग्रेफाइट के जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स को, यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है। और जब किसी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पेस होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक्सेप्शनल हर जगह है, ठीक है। तो इसके बाद बारी आती है, जब आपको ये भी क्लियर हो जाता है तो अगली बारी आती है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आप लोगों को पता है, मास ओवर वॉल्यूम को नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था लास्ट क्लास में कि डेंसिटी क्या होती है। तो मास ओवर वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। और नॉन मेटल्स जनरली हैविंग लो डेंसिटी, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो मेटल की डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो आपको मैक्सिमम सारी नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद हम बात कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में तो नॉन मेटल आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। तो यहाँ किसका एक्सेप्शनल होता है? तो एक्सेप्ट डायमंड एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, अदरवाइज सबका क्या होता है? लो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन मेटल्स की मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती है। और मैक्सिमम नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो मेटल्स की क्या होती हैं? रिवर्स होती हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्म या छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो जनरली एक मार्क्स में पूछी जाती हैं, मेटल और नॉन मेटल की दोनों की कॉम्बिनेशन फॉर्म में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जिसको हमें ध्यान रखना है? तो फर्स्ट है मरकरी। Hg इज़ ओनली मेटल एंड Br इज़ ओनली नॉन मेटल। Br is only non-metal which exist in liquid state, at room temperature, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो हम कहें कि मरकरी मेटल्स में एकमात्र ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन नॉन मेटल में एकमात्र ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे आपका जो मेटेलिक लस्टर की बात होती है। तो ग्रेफाइट एंड आयोडीन, graphite and iodine are metallic lustrous non-metal, ठीक है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करते हैं नॉन मेटल होते हुए, अदरवाइज कोई भी नॉन मेटल लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, ठीक है। वहीं पर तीसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सोडियम इज सॉफ्ट मेटल लाइक वैक्स एंड दैट इज वाई
it can be cut with knife, it can be cut with knife। तो सोडियम एकमात्र ऐसी मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, जो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो नाइफ से कट जाती है। तो इस पर भी कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हुए, और एक दो पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं, देख लीजिए आप इसको, ठीक है। तो और एक दो पॉइंट जो हैं वो कौन कौन से हैं वो भी कवर कर लेते हैं, जो हमें याद होने चाहिए। ये एक्चुअल में आप अपने नोट्स में डाल लेना, पॉइंट टू रिमेंबर करके ये पॉइंट्स डाल लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है कि गैलियम मेटल, मार्कर नहीं चल रहे, क्या बात हो गई। गैलियम मेटल would melt if kept on our palm, मीन्स गैलियम मेटल एकमात्र ऐसी मेटल है जो कि अगर हम अपने हाथ की हथेली पर, पाम पर रखें और इसको ऐसे हाथ में 2 मिनट के लिए भी रख लें तो वो मेल्ट हो जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गैलियम एकमात्र ऐसी मेटल है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं डायमंड इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट देन कॉपर, ये आपको पता होना चाहिए, देन कॉपर, बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी डायमंड जो है एक बहुत अच्छा बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, नॉन मेटल होते हुए हीट का बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। बट देन कॉपर से, अगर कॉपर से कंपेयर कर रहे हैं, बेस्ट कंडक्टर तो ग्रेफाइट होता है, लेकिन कॉपर से कंपेयर करें तो कॉपर के कंपैरिजन में डायमंड बेस्ट है, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट का। लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो बहुत पुअर कंडक्टर है, लेकिन हीट के केस में बेस्ट कंडक्टर है, किससे, कॉपर से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा फिर दोबारा देख लो, डायमंड बेस्ट कंडक्टर है हीट का, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में, बट पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये आपका पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर द मोस्ट malleable and ductile metal, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों ही मेटल कैसी हैं, मोस्ट मैलिएबल, जिसमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, स्ट्रेच होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर द metals which exist in free state in the nature, यानी वो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, या हम इन्हें कहें कि पॉइंट टू रिमेंबर थे, जो आपको जनरल पता होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारी नॉन मेटल्स कंप्लीट हो जाती है। आज की क्लास में हम लोगों ने एक्वारेजिया देख लिया, मीन्स एक ऐसा स्पेशल रॉयल वाटर जो कि स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, 3:1 में HCl और HNO3 को डाल के बनाया जाता है, और जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल को भी डिज़ोल्व कराया जा सकता है, उसे एक्वारेजिया बोलते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो नॉन मेटल्स के एक ऐसे एलिमेंट्स जो अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने आप को ऊपर कैसे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर तो हमने देख ही लिया कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।